आज के क्लास में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स ये दोनों किस तरह से किसी भी मनुष्य के व्यवहार सर पर और बाकी विकास की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। हाँ कोमल बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप? सर जो आप क्वेश्चन दिए थे कि अलग अलग मेथड ढूंढने के लिए, तो सर उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? आप नहीं डिस्कस किए थे। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी ये सेशन कंप्लीट कर लेते हैं पहले, इसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यस सर। ठीक है, यस तो सर। अभी हम लोग देखते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण इन दोनों का प्रभाव किसी मनुष्य के विकास के क्रम पर किस तरह पड़ता है। इस स्लाइड को हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, देखा था हमने इसके सभी एस्पेक्ट्स को। इसकी एनालिसिस बाकी रह गई थी, तो इसके एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि किसको ज्यादा महत्व दिया जाए, किसको कम महत्व दिया जाए, क्या सभी के सभी एक जैसे हैं, बिल्कुल समान रूप से प्रभाव डालते हैं। इन सभी पक्ष पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन से ये चीज क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में दोनों में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर क्या दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसको अलग करके देखा जा सकता है और किसको अलग नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। तो जो सबसे पहला फैक्ट आप देख रहे हैं, पहला लाइन को आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य के विकास के संबंध में पर्यावरण से अलग आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकता से अलग पर्यावरण की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है कि जब भी मनुष्य के विकास की बात होगी, तो उसमें ये आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि केवल जेनेटिक्स की स्टडी करेंगे और पर्यावरण को आप पीछे छोड़ देंगे, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कभी। ठीक इसी तरह से आप केवल इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे और जेनेटिक्स को छोड़ देंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी दोनों ही समान मात्रा में महत्वपूर्ण है और आपको दोनों के बारे में डिस्कस करना होगा। स्पष्ट यहाँ कहा जा रहा है कि आनुवांशिकता से अलग पर्यावरण और पर्यावरण से अलग आनुवांशिकता, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि पर्यावरण का प्रभाव आनुवांशिकता पर पड़ेगा ही। ठीक है, उसी तरह से पर्यावरण का प्रभाव आनुवांशिकता पर, आनुवांशिकता का प्रभाव पर्यावरण पर, ये हमेशा देखा जाएगा। इस चीज को हमेशा आप ऑब्जर्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग ह्यूमन रेस हैं, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, मंगोलॉइड है, नॉर्डिक है, अलग अलग ह्यूमन रेस हैं। ये सभी अपने शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाने जाते हैं। एक खास तरह के माहौल में रहते रहते इनमें कुछ कुछ चीजें समान रूप से डेवलप हो गई और सभी जगह देखने को मिलती हैं। जैसे नॉर्डिक प्रजाति का कोई भी व्यक्ति हो, लंबे कद का होगा, उसकी नाक लंबी और नुकीली होगी, हमेशा ये चीज देखने को मिलेगा आपको। मंगोलॉइड रेस का कोई व्यक्ति है तो उसके चीक बोन्स उभरे हुए होंगे और आंखें उसकी छोटी होंगी, हाइट उसका मध्यम कद का होगा। ये चीज आनुवांशिक लक्षण के अंतर्गत गिना जाता है, लेकिन इस पर पर्यावरण का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं उसमें नॉर्डिक वाले गुण पाए जाते हैं,
जो पठारी क्षेत्र में या हिली एरियाज में रह रहे हैं, जहाँ पे बर्फबारी वगैरह होती है, तो वहां पर मंगोलाइट रेस वाले सारे गुण देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि पर्यावरण का आनुवांशिकता पर प्रभाव पड़ता है और आनुवांशिकता का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। इन दोनों को अलग अलग करके हम स्टडी नहीं कर सकते, इस बात की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। अब अगला स्टेटमेंट डेविड अब्राहमसन का है, जो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि मनुष्य क्या कर सकता है यह आनुवांशिकता से निश्चित होता है, और मनुष्य क्या करता है यह पर्यावरण निश्चित करता है। यानी आपके अंदर किसी काम को करने की जो क्षमता है, यानी किसी काम को आप जिस तरीके से भी कर पा रहे हैं, उस काम को करने की जो शक्ति है, ये चीज आनुवांशिकता से निश्चित होता है। लेकिन आप करते क्या हैं, आपके जो डिसीजंस होते हैं, ये सब कुछ निर्धारित होता है पर्यावरण के द्वारा। इसी क्रम में वो आगे कहते हैं कि इन शक्तियों को बाहर निकालना, यानी आप क्या कर सकते हैं, ये शक्ति जो आपके अंदर मौजूद है, इसको बाहर निकालने का काम इन्वायरमेंट करता है। और एक का प्रभाव दूसरे से कम या अधिक कहना व्यर्थ है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसका प्रभाव ज्यादा होता है और किसका प्रभाव कम होता है। मान लेते हैं कि आपके अंदर शारीरिक श्रम करने की क्षमता बहुत अधिक है, ठीक है, लेकिन आप उसका उपयोग कितना करते हैं, ये डिसीजन पूरी तरह से आपके हाथ में होता है। तो आपके अंदर की क्षमता का होना और उस क्षमता को प्रयोग में लाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन पर्यावरण ही वह शक्ति है जो आपकी क्षमता को बाहर निकालती है या आपको काम करने के लिए बाध्य करती है। तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि दोनों में से ये महान है और वो उसके मुकाबले कम है, या उसका महत्व उसके मुकाबले कम कम देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकते आप। मान लेते हैं कि कोई बालक ऐसा है जो काफी तेज दौड़ सकता है, ये उसके अंदर क्षमता मौजूद है, ये उसकी आनुवांशिक क्षमता है। लेकिन क्या वह बालक हर परिस्थिति में तेज दौड़ेगा? एक ऐसे सर्कमस्टांस का निर्माण करना जिसमें दौड़ने के पर्याप्त मौके मिले उसको, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करना, या हो सकता है किसी डर के कारण वो अचानक से दौड़ लगा देता हो। बहुत सारी चीजें हैं, सॉरी, बहुत सारी चीजें हैं। तो किस वजह से वो अपने शक्तियों को प्रयोग में लाएगा, ये डिपेंड करता है पर्यावरण के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। अब इसे शिक्षा के संदर्भ में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा, आप कह सकते हैं कि मैथ्स में बहुत अच्छा है, मान लेते हैं मैथ्स में बहुत अच्छा है, ये उसका जेनेटिक गुण हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये जेनेटिक ही हो हर हमेशा, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि जेनेटिकली उसके अंदर ये गुण आ गया हो, उसके माता पिता की रुचि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रही हो। लेकिन अगर उसे सही वातावरण नहीं मिले स्कूल का, तो उसके ये मैथ्स के स्किल बेकार हो जाएंगे, क्योंकि सही वातावरण के अभाव में वो इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिस नहीं कर पाने की वजह से वो लगातार पीछे होता चला जाएगा। तो बच्चे के अंदर कौन सी शक्ति है, ये तब पता चलेगा जब हम उसे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देंगे, उसे पूरे मौके देंगे अपने उस गुण को, अपने उस हुनर को, उस स्किल्स को दिखाने का। तो यहाँ पर वो गुण भी महत्वपूर्ण है और उस गुण को बाहर निकालने के लिए किया गया आपका आयोजन भी महत्वपूर्ण है। दोनों ही चीजें यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है।
तो आप ना तो एनवायरनमेंट को बड़ा फैक्टर बता सकते हैं और ना ही आनुवांशिकता को बड़ा फैक्टर बता सकते हैं। दोनों महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इसके बाद एक और परिभाषा आप देख रहे होंगे, कि स्टेटमेंट देख रहे होंगे वुडवर्थ महोदय का। आर.एस. वुडवर्थ ने बहुत सारे विषयों के ऊपर शिक्षा मनोविज्ञान में अपनी परिभाषाएं दी हैं। इसके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में वो अपनी एक राय देते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन और विकास पर प्रभाव डालने वाली प्रत्येक बात वंशानुक्रम और वातावरण के क्षेत्र में आती है। क्लियर कट इनका कहना है कि जो कुछ भी मनुष्य के जीवन और उसके विकास पर प्रभाव डालता है, वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के रेंज में, दोनों के एरिया में आ जाता है। लेकिन ये बातें इतने जटिल ढंग से आपस में जुड़ी हुई हैं कि ये अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रभाव वंशानुक्रम से आया है और कौन सा प्रभाव वातावरण से है। काफी इन्होंने क्लियर कट ये बात को बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति के जीवन में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके जीवन और विकास पर जो कुछ भी प्रभाव डाल रहा है, वो या तो वंशानुक्रम है या फिर वातावरण। और वो दोनों ही चीजें इस तरीके से जटिल रूप से जुड़ी हुई हैं कि हम अलग अलग नहीं कह सकते कि ये वंशानुक्रम का प्रभाव है या फिर ये वातावरण का प्रभाव है। एक एग्जाम्पल दे करके मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर यह बताया कि अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों के शरीर के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पठारी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के नाक चपटे होते हैं। हिली एरियाज में अगर कोई रह रहा है तो उसके चीक बोन्स यानी यहाँ की जो हड्डी है वो उभरी हुई होती है और आंख बिल्कुल छोटा होता है। आंख में एपिकेंथ्रिक लेयर पाई जाती है। ये चीज आनुवांशिक रूप से उनके बच्चों में भी आएगा। उनके बच्चों में भी ये सारे गुण देखने को मिलेंगे। उसके भी चीक बोन्स उभरे हुए होंगे, उसकी भी नाक चपटी होगी, उसका भी मीडियम हाइट होगा। मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में मैंने बताया कि वो लंबे होते हैं, नाक नुकीली और तीखी होती है, कद इनका ऊंचा होता है। तो ये चीज जब मैं कहता हूं तो वहां दो शब्द महत्वपूर्ण है, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग, दूसरे एग्जाम्पल में पठारी क्षेत्र में रहने वाले लोग। इससे ये हमारा तात्पर्य होता है कि ये दोनों ही तरह के जगहों पर इन्वायरमेंट अलग अलग जैसा पाया जाता है, अलग अलग तरीके का होता है। तो इन्वायरमेंट के प्रभाव से उनके शरीर में ये बदलाव आया और फिर उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया उसमें भी ये प्रभाव देखा गया। अब आप ये तय कीजिए कि ये इस प्रभाव को आप वातावरण के प्रभाव के अंतर्गत रखेंगे या आनुवांशिकता के प्रभाव के अंतर्गत रखेंगे। किस प्रभाव के अंदर इसको रखा जाएगा? इस प्रभाव को जेनेटिक्स माना जाए या एनवायरनमेंट माना जाए? किसका इफेक्ट माना जाए? सर दोनों का इफेक्ट इक्वली पड़ेगा। राइट आंसर। क्योंकि सर वो जो पेरेंट्स से उसको मिला है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो उसको ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे रहना है वो तो पेरेंट्स से भी मिला है, और जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उससे भी एक्वायर कर रहा है। तो सर दोनों का प्रभाव इक्वली पड़ेगा। इसका मतलब ये तय हो गया ना कि आप किसी को भी बड़ा फैक्टर नहीं मान सकते और किसी को भी कम करके नहीं आंक सकते। दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अलग करना मुश्किल हो जा रहा है।
इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स दोनों इक्वली विकास की प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालते हैं। चाहे इन्फेंसी की बात हो, चाइल्डहुड की बात हो या एडोलेसेंस की बात हो, जीवन के प्रत्येक क्षण में आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो या तो वातावरण का प्रभाव है या फिर आनुवंशिकता का प्रभाव है। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि अतः बालक के व्यक्तित्व और व्यवहार को समझने में वातावरण और आनुवंशिकता इन दोनों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। वातावरण और आनुवंशिकता के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इस दोनों का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके व्यवहार पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। इन प्रभावों से संबंधित कारकों की अंतःक्रियाओं को समझना आवश्यक है। ये जो फैक्टर्स हैं, ये किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं और किसी ह्यूमन के पर्सनैलिटी पर, उसके बिहेवियर पर अपना असर छोड़ते हैं, इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। और इसी क्रम में आप कह सकते हैं कि वंशानुक्रम एक निर्धारक कारक है। ठीक है, वो एक डिटरमिनेंट फैक्टर है और वातावरण एक सामान्य कारक है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव तो सभी के ऊपर इक्वली पड़ रहा है, लेकिन वातावरण के उस प्रभाव का वो किस तरीके से उपयोग करते हैं, ये बात कौन तय कर रहा है? उनका जेनेटिक्स तय कर रहा है। जिसे आप देखेंगे कि एक ही घर में रहने वाले दो तरह के बच्चे हैं और एक को गर्मियों के दिन में काफी परेशानी होती है, उसे गर्मी ज्यादा फील होती है। उसी उम्र का दूसरा बच्चा है, वही घर है, वही माहौल है, वही गर्मी है, दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में आप देखेंगे कम पड़ता है। ठीक है, हो सकता है कि उसके शरीर के अंदर कोई ऐसा चीज मौजूद हो जिसके वजह से ऐसा लगता हो, जैसे फैट की मात्रा जिसके शरीर में ज्यादा होती है उनको गर्मी जनरली देखा गया ज्यादा लगती है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण ये अंतर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के आप यही कह सकते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों एक दूसरे के पूरक कारक हैं, ना तो कोई महत्वपूर्ण है और ना ही कोई कम महत्वपूर्ण है। दोनों के इंटरेक्शन का प्रभाव समान रूप से मनुष्य के व्यवहार पर और उसकी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि हम लोग वातावरण को और वंशानुक्रम को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इस कदर जुड़े हुए हैं कि दोनों को अलग करना मुश्किल है और दोनों का ही प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व पर और उसके व्यवहार पर पड़ता है, जिसमें वंशानुक्रम ये तय करता है कि आपके अंदर क्या करने की क्षमता है और वातावरण ये निर्धारित करता है कि आप क्या करते हैं। इससे संबंधित जो भी डाउट्स हो आप लोग पूछ लेंगे।